अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज मेजरली हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। अब इस टॉपिक के अंदर मेजरली जो हमारा फोकस रहेगा वो इनफर्टिलिटी रहेगा। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी और फिर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो आपसे कह रहा है द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड हॉर्मोन्स। आपको पता है कि भाई जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना है। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और उन ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए देयर आर सम हार्मोन्स, ठीक है, जो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं एंड अल्टीमेटली एक प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही होती है। सो सिंपल आपसे ये कह रहा है। नेक्स्ट, हाउएवर वेरियस डिसऑर्डर्स कैन इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको पता है इफ देयर इज एनी डिसऑर्डर तो अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। और इन प्रॉब्लम्स के साथ इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। उसके अलावा देर इज सेक्सुअल डिसफंक्शन। सेक्सुअल डिसफंक्शन का मतलब है कि सेक्सुअल जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा। डिसफंक्शन का मतलब है नॉर्मल फंक्शन से डेविएट कर जाना। उसके अलावा देर आर सम अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो दीज डिसऑर्डर्स कैन बी कॉज बाय जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल कॉजेज हो सकते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है ये फैमिली के अंदर रन करे तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, इन्वायरमेंट या सराउंडिंग की वजह से हो सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका लाइफस्टाइल जो है वो ऐसा है जो सेडेंट्री है। सेडेंट्री का मतलब है बेसिकली कि एक्सरसाइज या जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि क्या ये डिसऑर्डर्स मेजरली एक सर्टेन एज के लोगों को अफेक्ट करते हैं? नहीं, ये किसी भी एज के लोगों को इफेक्ट कर सकते हैं। अगली बात, अगला आपसे कह रहा है एज एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेरियस डिसऑर्डर्स दैट कैन अकर। अब हम मेजरली जो है वो उन डिसऑर्डर्स की बात करेंगे जो आमतौर पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, उनके कॉजेस। ठीक है, उसके अलावा देयर आर सम इफेक्टिव ट्रीटमेंट जिसको हम डिस्कस करेंगे एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, किस तरीके से आप इनसे बच सकते हो। ठीक है, चलो। अब आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों के जो ऑर्गन्स हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं और इनके सिम्टम्स वगैरह भी डिफरेंट होंगे। चलो, अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। वर्ड इनफर्टिलिटी बहुत सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? सो इट इज द इनएबिलिटी टू कंसीव अ चाइल्ड। प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही आफ्टर 1 year ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। मुसलसल 1 साल तक रेगुलरली देर इज अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स बट देर इज नो प्रेगनेंसी। तो अल्टीमेटली आप इस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहोगे। अब सवाल ये होता है कि क्या सर इनफर्टिलिटी मेल्स में होती है या मेल्स की वजह से होती है या फीमेल्स की वजह से होती है? खैर आज तो काफी हद तक इसको सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन आज से कई 100 साल पहले या इवन जो एक ऐसा माशरे हुआ करते थे जहां पे इतनी ज्यादा तालीम नहीं हुआ करती थी, तो वहां पे हमेशा फीमेल को मोरद इल्जाम ठहराया जाता था कि भाई फीमेल की तरफ से ही इनफर्टिलिटी है, मेल का कोई इसमें रोल नहीं है। जबकि जबकि इनफर्टिलिटी मेल्स की तरफ से भी हो सकती है और फीमेल्स की तरफ से भी हो सकती है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि भाई इनफर्टिलिटी मेल्स में किन किन वजूहात की बिना पर हो सकती है? अब देखो, आपको पता है कि जो मेजर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म एक लिक्विड के अंदर, एक मीडियम के अंदर, एंड दैट मीडियम इज सीमेन। अब अगर इस स्पर्म में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाए, इसकी प्रोडक्शन में, इसकी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो अल्टीमेटली देयर विल बी इनफर्टिलिटी। किसकी वजह से? मेल की वजह से। अच्छा, अब आपसे कह रहा है कि आमतौर पे, अब जाहिर सी बात है स्पर्म सेल है तो हम उसको
आम आंख से तो नहीं देख सकते। तो हम अगर चांस होता है कि भाई मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो हम सीमेन एनालिसिस करवाते हैं। इस सीमेन एनालिसिस के अंदर स्पर्म की क्वांटिटी को देखा जाता है कि कितने स्पर्म है नॉर्मल। उसके अलावा कंसंट्रेशन को देखा जाता है। उसके अलावा स्पर्म की मोटिलिटी को देखा जाता है। जाहिर सी बात है, स्पर्म को पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मूव करके जाना है और जाके जो है वो फ्यूज करना है एग को। उसके अलावा उनकी मॉर्फोलॉजी, यानी कि उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखा जाता है कि भाई उनका जो है वो हेड सही है, ये उसके बाद जो है वो आपको नेक सही मिल रही है, फिर जो है वो आपको टेल सही मिल रही है या नहीं मिल रही। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सो आमतौर पे जितना एक इजैकुलेशन के अंदर अमाउंट ऑफ स्पर्म होता है, उसे आप कहते हो स्पर्म काउंट। व्हाट इज स्पर्म काउंट? एक एजैकुलेशन के अंदर जितने भी स्पर्म हैं, उनको टोटली आप क्या कह रहे हो? स्पर्म काउंट कह रहे हो। अब ये स्पर्म काउंट वेरी कर सकता है। हो सकता है कभी ज्यादा हो सकता है कभी कम हो। इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन अगर ये स्पर्म काउंट 20 मिलियन से नीचे चला गया, यानी कि एक इजैकुलेशन के अंदर 20 मिलियन स्पर्म से कम स्पर्म्स हो गए, नाउ दिस कंडीशन इज नोन एज ओलिगोस्पर्मिया। इसे आप क्या कहते हो? ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो कहते हैं फ्यू को, स्पर्मिया मतलब स्पर्म से, ठीक है। सो इट इज द कॉमन नेम फॉर लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट को आप क्या कह रहे हो? ओलिगोस्पर्मिया का नाम दे रहे हो। एक और कंडीशन होती है जिसके अंदर, जिसे आप कहते हो एजोस्पर्मिया। सो व्हाट इज एजोस्पर्मिया? देयर इज नो स्पर्मेटोजोआ इन इजैकुलेशन। एक भी स्पर्मेटोजोआ आपको नजर ही नहीं आ रहा। तो ये भी कॉज हो सकता है। अब देखो, हमने जो ये जो दो चीजें पढ़ी है ना, ये मेजरली बात की हमने स्पर्म की क्वांटिटी की। हो सकता है मोटिलिटी में फर्क हो, कि मोटिलिटी का फर्क मतलब इतने ज्यादा मोटाइल ना हो स्पर्म, ठीक है, किसी भी वजूहत की बिना पर। हो सकता है इनकी मॉर्फोलॉजी, ये जो जिस तरीके से नजर आते हैं ना, ये इस तरीके से नजर ना आए, इनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाए, तो अल्टीमेटली जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो कई सारी इसके जो है वो कॉजेज हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो हमने बात कर ली स्पर्म की प्रोडक्शन और स्पर्म के फंक्शन के अंदर एबनॉर्मेलिटी आने की। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरी चीज है दैट इज इजैकुलेशन डिसऑर्डर्स। अब हो सकता है देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद द इजैकुलेशन। देयर माइट बी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। अब होता क्या है आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऊपर चलें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चलते हैं। अच्छा, ओके। सो हाँ, अ, ये देखो। अब नॉर्मली आपको पता है कि दिस इज यूरिथ्रा, और ये यूरिथ्रा दो काम करता है। एक तो आपकी सीमेन का पैसेज वे, उसके अलावा ये यूरिन का भी पैसेज वे, ठीक है। सो इट इज अ कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास जो ये यूरेथ्रा है, ठीक है, इस यूरेथ्रा से जब सीमेन आ रहा होता है तो ऑब्वियस ही बात है, ऊपर मौजूद है ब्लैडर। ब्लैडर को, ब्लैडर की ओपनिंग को बंद कर दिया जाता है। देयर इज अ स्फिंक्टर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। जो ब्लैडर की ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि जो सीमेन आ रहा है वो ऊपर ना जा पाए, वो ब्लैडर में ना जा पाए। अब किसी भी वजह से अगर इस यूरेथ्रल स्फिंक्टर में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, ये वीक हो जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या होगा? ये क्लोज नहीं हो पाएगा और सीमेन बजाय यूरेथ्रा में जाने के ऊपर चला जाएगा, ब्लैडर में चला जाएगा। इस कंडीशन को आप कहते हो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। सो हम बात कर रहे थे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की, ठीक है। तो हमने रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन को देख लिया भाई। तो एक कॉज तो भाई ये हो सकता है कि देयर माइट बी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, ठीक है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन देखने को मिल सकती है। चलो, हम्म। तो हो सकता है कि ये सीमेन जो है वो एंटर कर जाए ब्लैडर के अंदर इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सपेल्ड। हो सकता है देयर माइट बी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर देयर इज नो इरेक्शन। हो सकता है ये नर्वस
इसका कॉज जो है वो नर्वस कोई नर्व का प्रॉब्लम हो, ठीक है, नर्वस सिस्टम का कोई प्रॉब्लम हो सकता है इसका कॉज कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स हो, सीवीडीज हो, और भी कई सारे कॉजेज हो सकते हैं इसके। लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनएबिलिटी टू अचीव इरेक्शन, बेसिकली इरेक्शन का ना होना इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब आ जाओ आगे, ठीक है, ये तो हो गई इजैकुलेशन प्रॉब्लम। हो सकता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो जाए, जब सीमेन जो है वो एक्सपेल ही नहीं हो पाएगा, तो अल्टीमेटली हाउ फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस, सिंपल। ओके, हो सकता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। आपने पढ़ा है ना कि पूरे की पूरी डक्ट्स हैं, वाज डेफरेंस, फिर वो सारी डक्ट्स, अगर उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई ब्लॉकेज आ गई, हो सकता है ये कंजेनाइटल हो, बाय बर्थ मौजूद हो सकता है देयर माइट बी कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वाज डेफरेंस, वाज डेफरेंस ही नहीं है, या हो सकता है वाज डेफरेंस तो है लेकिन इसमें इंफेक्शन की वजह से ब्लॉकेज आ गई है, तो अल्टीमेटली स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा एंड देयर विल बी इनफर्टिलिटी। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर सम लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो मेल फर्टिलिटी पे मेजर रोल प्ले करते हैं, खास तौर पे अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन आपकी स्पर्म प्रोडक्शन को बहुत हद तक कम कर देती है। उसके अलावा स्मोकिंग, स्मोकिंग इज द मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी। देयर माइट बी सम ड्रग यूजेस, ठीक है, डिफरेंट ड्रग्स की वजह से हो सकता है कि जो आपका नॉर्मल स्पर्म काउंट है या डिफरेंट कंडीशन है उसमें कमी देखने को मिले। ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा रीजन है मेल इनफर्टिलिटी का। उसके अलावा एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, हो सकता है ऐसे ऐसी रेडिएशन का सामना करना पड़ रहा हो मुसलसल जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हार्मफुल हो, ये कॉज हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा देयर माइट बी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। आपको पता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होती है। अब मुसलसल अगर एक बंदा हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज है, तो बॉडी ने क्योंकि बाकायदा एक फिनोमेना रखा कि भाई जो टेस्टीज है उनको बॉडी के बाहर रखा ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मली चल पाए, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है, जैसे कि स्वाना बाथ और उसके अलावा हॉट टब्स वगैरह। ठीक है, आ जाओ आगे। अब बात करते हैं, ये तो बहुत जैसे कहते हैं ना गिनती के मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज हैं। उसके अलावा देर आर सम कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी क्यों हो सकती है? हो सकता है ओव्यूलेशन हो ही ना, हो सकता है ओव्यूलेशन अपने टाइम पे ना हो, इरेगुलर हो। जब इरेगुलर होगी तो फीमेल तो ये सोच रही होगी कि भाई ओव्यूलेशन हो चुकी है एंड सारी चीजें, बट स्टिल वहां पे जो है वो बॉडी इरेगुलरली एक्ट कर रही होगी, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, बेसिकली एग रिलीज नहीं होगा, एंड जब एग नहीं होगा तो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकेगी? उसके अलावा उसके अलावा ये जो इरेगुलर ओव्यूलेशन है या ओव्यूलेशन हो ही नहीं पा रही, ये किस वजह से हो सकता है? आपको पता है एलएच की वजह से ओव्यूलेशन होती है। अगर कोई भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ गई, अल्टीमेटली ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगी या इरेगुलर हो जाएगी। उसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो आमतौर पे ओवरी पे एक्ट करते हैं और ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बना देते हैं, जिसे आप कहते हो पीसीओएस, बहुत कॉमन है आज। इसमें मेजरली फीमेल बॉडी के अंदर मेल टाइप हार्मोन्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ हद तक बेयर्ड ग्रोथ भी आपको देखने को मिलती है। नॉट प्रिसाइजली बेयर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन फेशियल हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम्स, थायराइड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स में थायराइड प्रॉब्लम्स बहुत मिलते हैं एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से ओव्यूलेशन में डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है, वही हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। उसके अलावा हो सकता है कि वो ओवरी सही से बेसिकली देयर इज प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, ओवरी अपना काम ही सही से नहीं कर पा रही। चलो, अब आ जाओ अब आ जाओ आगे। ये तो थे ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स।
हो सकता है फेलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक हो, आपको पता है ना, ये फेलोपियन ट्यूब होती है, ये भी फेलोपियन ट्यूब होती है, दिस इज यूट्रस। ठीक है, अगर किसी भी वजह से इस फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो अल्टीमेटली स्पर्म आ नहीं पाएगा एंड देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन. So there will be blockage or damage to the fallopian tube and can hinder the transport of egg, making fertilization difficult or impossible. अब इसके causes क्या हो सकता है there are some pelvic inflammatory diseases. pelvic inflammatory disease का मतलब है ऐसे disorders जो pelvis के structures को inflame करते हैं. हो सकता है ये fallopian tube ही इन्फ्लेम कर जाए, जैसे आप कहते हो सेल्फिंजाइटिस. उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस, अभी हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे अगली 2-4 मिनट में. अच्छा, उसके अलावा हो सकता है कोई पैल्विक सर्जरी हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो. आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं यूट्राइन प्रॉब्लम्स पे या सर्विकल प्रॉब्लम्स पे. सर्विकल, ठीक है. हो सकता है कि एबनॉर्मेलिटी यूट्रस के अंदर हो, सर्विक्स के अंदर, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो गई, वो फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के अंदर आता है, लेकिन वो लेकिन वो इम्प्लांट नहीं हो पाता. तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिलेगा? अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट यूटराइन प्रॉब्लम्स. ठीक है, जब इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी, अल्टीमेटली आप इसे इनफर्टिलिटी के अंदर ही शुमार करोगे. ठीक है, अब ये क्यों हो सकता है कि आपको क्या देखने को मिले? यूट्राइन फाइब्रॉइड्स. ठीक है, अब ये यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? होता क्या है, बेसिकली नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाती है किसके अंदर? यूट्रस के अंदर. सो फाइब्रॉइड्स आर द नॉन कैंसरस ग्रोथ जो यूट्रस के अंदर हो सकती है. उसके अलावा देयर माइट बी पॉलिप्स. अब ये पॉलिप्स जो है ना, वो भी हो सकते हैं. सो पॉलिप्स जो है वो मेजरली क्या होते हैं? पॉलिप्स आमतौर पे जो है वो आउटग्रोथ ही होती है, मतलब जो है वो म्यूकस की लेयर जो है ना, वो, या आप सिंपली इसे इस तरह से समझ लो कि जो सेल की लेयर है वो ओवरग्रो हो जाती है. उसके अलावा सर्विकल स्टेनोसिस, स्टेनोसिस कहते हैं नैरो हो जाने को. फॉर एग्जाम्पल ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स किसी भी वजह से नैरो हो गया, स्टेनोसिस हो गया इसका, तो अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी का. आ गया हो एंडोमीट्रियोसिस. एंडोमीट्रियोसिस एंडोमीट्रियम से निकला हुआ है. अब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो एंडोमीट्रियल टिश्यू है, जो आमतौर पे आपको यूट्रस के अंदर मिलता है, वो यूट्रस के बाहर कहीं ग्रो होना शुरू हो जाता है. ओवरी के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ये डिफरेंट और पेल्विक ऑर्गन्स के अंदर. उसकी वजह से क्या होता है? जाहिर सी बात है, साइकिल स्टार्ट होगी. साइकिल के साइकिल पे जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स एक्ट करेंगे. जाहिर सी बात है, आपने पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑलरेडी डिस्कस की हुई है. उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगी, स्कार टिश्यूज बनेंगे, स्कारिंग होगी, डिफरेंट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज होंगी. तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है. आ जाओ आगे. देर आर सम एज रिलेटेड फैक्टर्स. जैसे जैसे फीमेल की एज में इजाफा होता है, एग की क्वालिटी और इसकी क्वांटिटी के अंदर डिक्लाइन देखने को मिलता है. ये मेल के अंदर भी है और फीमेल्स के अंदर भी है, कि भाई जैसे जैसे एज में इजाफा होगा, अल्टीमेटली जो है वो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शनिंग के अंदर आपको डिक्लाइन देखने को मिले. तो आमतौर पे ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है. खास तौर पे जो एडवांस मेटर्नल एज होती है ना, मतलब 35 से लेकर आप आगे चले जाओ, तो यहाँ पे देर इज हाई चांस ऑफ इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो कॉम्प्लिकेशंस इतनी सारी होती हैं कि देर आर सम इनफर्टिलिटी. अब सवाल ये होता है कि इस इनफर्टिलिटी को ट्रीट कैसे किया जाए? भाई जो मेजरली ट्रीटमेंट होता है, बेसिकली ट्रीट द कॉज. मसला क्या है उसे सॉल्व करो. फैलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज है, उसे खोल सकते हो, खोल दो.
उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन सही कर दो। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो इरिवर्सिबल है, उसके अंदर अब जाहिर सी बात है, रिप्रोडक्शन तो एक वाइटल प्रोसेस है ना, उसको तो आपने चलाना है। तो अब एक टेक्निक अप्लाई की गई जिसे आप कहते हो टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब कंसेप्शन, या जिसे आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हो, आईवीएफ। इसके अंदर आप क्या करते हो? इसके अंदर आप मेल से लेते हो स्पर्म, और फीमेल से लेते हो आप ओवम या एग। इन दोनों को आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करवाते हो आप लेबोरेटरी के अंदर। और फिर जब ये 8 सेल स्टेज के अंदर, 32 सेल स्टेज के अंदर आता है, तो इसे आप ले जाके इम्प्लांट कर देते हो कहाँ? यूट्रस के अंदर, फीमेल यूट्रस के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल किसी कपल में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी आपको कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही थी, तो आपने क्या किया? लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवा दी, अल्टीमेटली आपको इसका फायदा हो गया। अच्छा, अब हो सकता है, एंड बेसिकली आपने क्या किया? फर्टिलाइज करवाया और इसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया, सेम वुमेन के अंदर, यानी कि जिसका आ गया उसके अंदर, या किसी दूसरे वुमेन के अंदर, जैसे आप सरोगेसी भी कहते हो, ठीक है। बहरहाल ये एक पूरी की पूरी स्टडीज है, इसको आप देख सकते हो। चलो आगे अगले टॉपिक की बात करते हैं, एंड दैट इज मिसकैरेज। मिसकैरेज क्या होता है? देखो, मिसकैरेज इज एक्चुअली द लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स। 20 वीक्स से पहले, ठीक है, 20 वीक से पहले आपके पास अगर क्या हो जाए, जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट कर जाए, देयर इज लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, तो इसे आप क्या कहोगे? मिस कैरेज का नाम दोगे। आमतौर पे नॉर्मल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी कितना होता है? 280 डेज या 40 वीक्स, ठीक है, तकरीबन 280 डेज होते हैं। और इसे अगर आप वीक्स में लिखोगे तो ये आपके 40 वीक्स हो सकते हैं। तो अगर 20 वीक्स से पहले पहले हो रहा है, दैट इज मिस कैरेज। हो सकता है ये प्रेगनेंसी लॉस क्यों? फीटस डेवलप करना ही बंद कर दे, एंड अल्टीमेटली जो है वो क्या हो, वो बॉडी से बाहर आ जाए, एंड देयर इज मिसकैरेज। अब इस मिसकैरेज के रीजंस क्या हो सकते हैं, कॉजेस क्या हो सकते हैं? देखो, मिसकैरेजेस के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सर्विक्स है, सॉरी सॉरी, ये यूट्रस है। आमतौर पे बॉडी पे इंप्लांट होता है आपका फीटस, लेकिन अगर वो फीटस यहाँ सर्विक्स के पास इंप्लांट हो जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो ग्रो नहीं कर पाएगा। जरा सा ग्रो किया, उसने स्ट्रेच किया कि इसको सर्विक्स को, और बर्थ हो गई, मिसकैरेज हो गया। ये एक मेजर कॉज है। उसके अलावा इन दिस सिचुएशन मेजरली द प्लासेंटा may partially or entirely cross the internal cervical opening। ये जो प्लासेंटा होता है ना, ये सर्विक्स को इवन क्रॉस भी कर जाता है। इसे आप कहते हो प्लासेंटा प्रेविया। प्लासेंटा प्रेविया। अब क्या हुआ? द एरिया ऑफ प्लासेंटा ओवर द सर्विक्स मे टेयर। फॉर एग्जाम्पल, सर्विक्स के पास ये जो प्लासेंटा लगा था ना, ये डिटैच हो गया। अब क्या होगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, एंड अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो है वो क्या होगा? जब, जाहिर सी बात है, फीटस ग्रो कर रहा है, फीटस ग्रो करने की वजह से हो सकता है प्लासेंटा रप्चर हो जाए। प्लासेंटा रप्चर हुआ, ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होगा? मदर की लाइफ को भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, और देयर इज पोटेंशियल ऑफ टू कॉज द मिसकैरेज, एंड इट इज द मेजर कॉज ऑफ मिसकैरेज। सवाल ये होता है कि सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिसकैरेज एंड अबॉर्शन? मिसकैरेज और अबॉर्शन के अंदर फर्क क्या है? देखो, मिसकैरेज और अबॉर्शन दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है। मिसकैरेज क्या है? लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स। अबॉर्शन क्या है? अबॉर्शन इज एक्चुअली द डिलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी। आप खुद करवा रहे हो। क्यों करवा रहे हो? देयर माइट बी मल्टीपल रीजंस, सच एज अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, देयर इज सम देयर इज सम हेल्थ इशू टू मदर और चाइल्ड, ठीक है। बहरहाल इसके रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं,
उस पर हम नहीं जाना। लेकिन हम मेजरली बायोलॉजी की जबान में बात करें तो अबॉर्शन जो है वो आप प्रेगनेंसी को खुद टर्मिनेट कर रहे हो। और खुद टर्मिनेट क्यों कर सकते हो? अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी या किसी भी किस्म का, फॉर एग्जाम्पल अगर बेबी की ग्रोथ हुई तो मदर की लाइफ को प्रॉब्लम का सामना होगा। तो देयर माइट बी सम काइंड ऑफ अबॉर्शन। ठीक है। बहरहाल यहां पे आके हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए एंड। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।